स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। गौतम सर। और आज का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस हमने लिया है। और चैप्टर जो हमारा है ये बुक 2 का है हमारा चैप्टर। तो बुक 2 के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा बुक 2 के अंदर हमारा कहाँ से चैप्टर फर्स्ट है, हमारा चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, मतलब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो मैं आपको बता दूं राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, कब हुआ? 1947 में बेटा। तो 14 के टाइम पीरियड में, 47 के टाइम पीरियड में क्या हुआ? उस टाइम पे इंडिया आज़ाद तो हो गया, लेकिन इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो आज हम उसी चैलेंजेस को, उसी चुनौतियों को जानेंगे। ठीक है? तो ये आपको पिक्चर दिख रही है यहीं पे। तो सबसे पहली पिक्चर ये उस टाइम पीरियड के भारत और पाकिस्तान दोनों का झंडा है। उस समय दोनों ही व्यक्ति ने मिलकर, दोनों ही मुल्कों के लोगों ने मिलकर 1947 में दंगा प्रभावित क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए दिखे। शहर में गश्त कर रहे ट्रकों पर चढ़कर लोगों का यह चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों का एक साथ बयान करती है। मतलब दैट पिक्चर रिप्रेजेंट द डिवीज़न ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, और दे सेलिब्रेट कि हो भी गए। ठीक है ना? तो मतलब उनके एक तरीके से दुख भी है और एक तरीके से क्या, खुशी भी अलग भी हो गई। ठीक है? तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। हो सकता है आपको ये पिक्चर दे दी जाए, उसके बाद पूछ लिया जाए क्वेश्चन। क्लियर है? ये कोई डाउट यहाँ तक? तो चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण की चुनौती मतलब नेशन चैलेंजेस, मतलब नेशन जब बिल्डिंग हो रही थी उस समय हमें कौन कौन सी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा पहला क्वेश्चन आता है 1 नंबर के MCQs के, हम देखते चलते हैं CUT के पर्सपेक्टिव से। ठीक है? तो भाई पहला क्वेश्चन हमारा आता है, हमारा भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में हुआ हमारा। ठीक है? अगर दूसरी बात अगर हम बोलें, पहले बार जो भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाई पहली बार क्या किया? लाल किले पर भाषण दिया, और उस भाषण को एड्रेसिंग, तो उस एड्रेस में उन्होंने क्या किया, जो उसके एड्रेस, उसके भाषण को क्या नाम दिया गया? ट्रिथ विद डेस्टिनी। क्या नाम दिया गया? ट्रिथ विद डेस्टिनी। उसे हम भाग्यवधु के नाम से भी जानते हैं बेटा। उसे हम किस नाम से जानते हैं? भाग्यवधु के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ये? यहाँ तक कोई डाउट? तो 1 नंबर के क्वेश्चन में CUT में आता है, हर बार आया है। ठीक है? अब हम बात करते हैं, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, और तुम्हें पता है ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, इसके लिए आपने देखा होगा कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम मैं लूँ वो भी कम पड़ जाएंगे। बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान को क्या कर दिया? बलिदान दे दी, कुर्बान दे दी। महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ठीक है, टीपू सुल्तान, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, लाला लाजपत राय, खुद्दीराम बोस, ठीक है, महात्मा गांधी जी। तो ये कुछ, मदर टेरेसा, ऐसे बहुत सारे जो क्या है स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने, दुर्गाबाई, जिन्होंने क्या किया? देश को आज़ाद, मतलब अंग्रेज़ों से छुटाने के लिए बहुत सारे। और उसके बाद हमारा देश कब हुआ? 1947 में, 200 साल बाद अंग्रेज़ों के चंगुल से छूटा। लेकिन कहा जाता है इस समय, ये देखो ये पहली पिक्चर है जिस समय क्या हुआ भारत के अंदर लाल किले पे पहली बार, देखो यहाँ पे आपको रेड फोर्ट दिखेगा, ये दिख रहा है रेड फोर्ट, दिख रहा है बेटा? तो भारत की ये पहली पिक्चर है जिस समय क्या हुआ, जिस समय पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फर्स्ट टाइम एड्रेसिंग, मतलब एड्रेस, और ये यहीं पे दिया था, भाषण दिया था। इसी का नाम क्या दिया था? ट्रिथ विद डेस्टिनी। ठीक है? अब सुनिए, यहाँ पे दिया गया एक न्यूज़पेपर भी रिलीज़ हुआ, उस टाइम पे हमें क्या दिया गया है? एंड ऑफ द 200 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश रूल, मतलब 200 साल जो ब्रिटिश का शासन था वो क्या हो गया? ख़त्म हुआ, और उसके बाद हमारा भारत आज़ाद हो गया। उस टाइम पे हिंदुस्तान टाइम्स नाम का अखबार आता था, उसके अंदर ये दिया गया था घटना। ठीक है? हाँ, HT जिसे हम बोलते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन, कई बार हमारे बोर्ड के पेपर में CBSE में आता रहा है। वो क्वेश्चन कौन सा है हम उसी को जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन द 3 चैलेंजेस फेस बाय द इंडिया ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी थी? तो चलो हम पहले बताते हैं आपको, पहले 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी होती है। ठीक है? पहली चुनौती जो हमारी थी क्या बेटा? यूनिटी की। क्या थी? यूनिटी।
जिसे हम क्या कहते हैं, एकता। क्या होता है? तो सबसे पहले हम एकता की अगर बात करें, एकता के बारे में अगर हम बात करें, एकता का मतलब क्या है? हमारी इंडिया क्या थी? डाइवर्स कंट्री, मतलब विविधता का देश। यहाँ पे क्या था? अलग अलग भाषा धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। ऐसे में लोग ज़्यादा लंबे समय तक टिक के एक साथ नहीं रह सकते थे। इसीलिए सबसे पहला चैलेंजेस क्या था? चुनौती थी लोगों को एकजुट करना। ठीक है, इसी में सबसे बड़ा रोल किसका रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसीलिए उसे क्या, किस नाम से जानते हैं हम? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? यूनिटी को बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाया। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। वो हमारे भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, और उसे आयरन मैन भी कहा जाता है। उनके पास 5 पोजीशन। ठीक है, और यही प्रधानमंत्री बनने थे, लेकिन इनकी एज ज़्यादा थी, इसलिए इन्हें बनाया नहीं गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, और ये क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। क्लियर है ये? कोई डाउट यहाँ तक? पहला चैलेंजेस एकता के सूत्र में बांधना, यूनिटी। भाई दूसरा आओ, दूसरा क्या था हमारा? दूसरा और भी इंटरेस्टिंग था। क्या दूसरा था बेटा? डेमोक्रेसी। क्या था? डेमो मतलब लोकतंत्र कायम करना। अब भाई हमने लोगों को एकजुट तो कर दिया। अब लोगों को पहले वोटिंग के अधिकार नहीं थे। अब जब वोटिंग के अधिकार नहीं हो, सरकार नहीं बनेगी। तो लोगों को पहली बार क्या गए? वोटिंग के अधिकार दिए गए, और उसके बाद क्या हो? लोकतंत्र कायम, चुनाव करवाए गए, और लोकतंत्र कायम हो गया। दूसरी चुनौती ये थी हमारी। भाई तीसरी चुनौती हमारी क्या थी? तीसरी चुनौती हमारी क्या थी? विकास की। किसकी थी बेटा? ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकास की। क्या थी बेटा? तो भाई तीसरी चुनौती हमारी विकास की। विकास का मतलब क्या था? किसी एक कम्युनिटी, मतलब किसी एक समुदाय का विकास नहीं, मतलब कि पूरी सोसाइटी, पूरे का क्या करना? डेवलपमेंट करना। तो ये 3 चुनौतियाँ थी। हर बार का क्वेश्चन है, आता है। क्लियर है ये? कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े? चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। 3 चुनौती तो हमारी हो गई। अब आइए उसी समय 3 टिकट रिलीज़ की गई। 3 टिकट रिलीज़ हुई उस टाइम पे। अब ये 3 टिकट जो कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि को, तरह तरह की चीज़ों को हमें दिखाती है। डाकघर के अंदर 3 टिकट। तो आप देखो कभी भी हम चिट्ठी भेजते हैं तो उसके अंदर टिकट लगती है। ये टिकट आती है, और इसके ज़रिए क्या होता है? हमारी टिकट जाती है। तो ये टिकट रिलीज़ हुई थी, मतलब उस टाइम पे आई थी। ठीक है, हाँ। 1950 में जिस दिन हमने क्या बनाया था? गणतंत्र दिवस। पता है ना? जिस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, उसी दिन को हम किस दिन के नाम से जानते हैं? गणतंत्र दिवस। फिर आते हैं कुछ ऐसे जो पोएट्स थे, मतलब कि कवि थे, जिन्हें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। किससे? भारत से। और कुछ ऐसे पोएट्स थे जो भारत के, जिन्हें पाकिस्तान से अटैचमेंट थी, क्योंकि पहले भारत पाकिस्तान क्या था? दोनों ही एक ही था। मतलब समझ लो एक माँ के 2 बच्चे। क्या थे? एक माँ के 2 बच्चे, जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों रहते थे, जिसका नाम क्या था? हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान 2 कम्युनिटी का देश था, मुस्लिम और हिंदुओं का। ठीक है, लेकिन जब ये डिवीज़न हुआ तो बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जो पाकिस्तान में रह गए, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, कि उन्हें ऐसा लगा कि भाई 2 भाई क्या हो गए? आपस से बिछड़ गए। तो उसी में एक जो कवि थे पाकिस्तान के सियालकोट के, जिनका नाम क्या था? फैज़ अहमद फैज़। क्या नाम था बेटा? फैज़ अहमद फैज़। याद रखना, फैज़ अहमद फैज़। अब फैज़ अहमद फैज़ वो कवि थे, गज़लकार कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? गज़लकार। सियालकोट पाकिस्तान के थे। इन्होंने क्या लिखी थी? इन्होंने कुछ ऐसी जो लिखी जिनका नाम आज भी तुमसे 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा MCQ में। दस्ते फरियादी, जिंदा नामा, नक्श फरियादी, दस्त ए सबा, जिंदा नामा प्रमुख कविता संग्रह है, जो इन्होंने खुद लिखी थी। किसने? फैज़ अहमद फैज़ ने। जिंदा नामा, नक्श फरियादी, दस्त ने सबा। और उस टाइम पे फैज़ अहमद फैज़ का बहुत ऊंचा स्थान था एशिया के अंदर, मतलब उन्हें बहुत अच्छा माना। ठीक है, क्लियर है ये? फिर उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं किसके बारे में। ये एक फ़ोटो दिख रही होगी आपको, और जो कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। यही वो हैं जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी। द्विराष्ट्र मतलब 2 नेशन थ्योरी इन्होंने रखी थी। हमें द्विराष्ट्र मतलब मुस्लिमों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग।
ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के थे, और ये क्या थे, पाकिस्तान के क्या थे बेटा, प्राइम मिनिस्टर। तो बोलते हैं इन्होंने ही पहली बार बात की थी। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एक और पिक्चर है अमृता प्रीतम जी की। किसकी है? ये भारत की पोएट्री थी, जिन्होंने क्या किया था, पंजाब केसरी के अंदर भी इन्होंने काम किया। इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी और पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है अपने क्षेत्र में, कवि के क्षेत्र में, ठीक है। इसकी कवित्री थी ये, कथाकार, साहित्यक। और इन्होंने किसका संपादक किया था? पंजाबी पत्रिका जिसका नाम क्या था, नागमणि। क्या नाम था? ठीक है। अब आगे आओ, यहाँ पे को आपको दिख जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और इन्हीं के भाषण को हम ट्रुथ विद डेस्टिनी के नाम से, क्लियर है? पहला चैलेंज क्लियर हो गया हमारा। हमने 3 चैलेंजेस बता दिए। फिर हमने क्या बताया आपको? हमने पाकिस्तान के कवि और हमने भारतीय कवित्री के बारे में बताया, और जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे उनके बारे में बताया, और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उनके बारे में बताया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। अगला आते हैं, हमारा जो टॉपिक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विभाजन। अब भाई विभाजन, सबसे बड़ा मुद्दा क्या आता है? विभाजन। बोलते हैं 1947 में भारत पाकिस्तान अस्तित्व में आए। विभाजन का कारण हुआ ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। और बोलते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी मुस्लिम लीग ने ही क्या किया था? तो पूछा जाएगा हु डिमांडेड द 2 नेशन थ्योरी? किसने? मुस्लिम पीपल्स ने ही क्या किया था? 2 मुस्लिम राष्ट्रों के लिए अलग मांग की थी। बोलते हैं इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौमों का, मैंने अभी आपको, भारत 2 कम्युनिटी का देश था। किसका? हिंदू और मुस्लिम। अब बोलते हैं मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत। लेकिन विभाजन की जो प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्या है, डिवीज़न, बहुत ही ज़्यादा क्या था? पेनफुल था। तुमने गदर मूवी देखी है? गदर मूवी देखा? क्या सीन था? वो सेम एज इट इज़ मंजर था वो हमारे इंडिया पाक डिवीज़न का, ठीक है। भारत मूवी देखिए सलमान खान की, वो भी ऐसे ही मंजर है उसके अंदर भी। तो बोलते हैं विभाजन का किस आधार पर हुआ? भारत और पाकिस्तान नाम 2 देशों के बीच बांट दिया गया। यह विभाजन दर्दनाक तो था और इस फैसला करना, अमल में लाना और भी कठिन था, मतलब इसे लागू करना और भी कठिनाई थी। धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया गया। मतलब धार्मिक बहुसंख्यक मतलब इन पर्टिकुलर, जैसे मान लो सपोज 2 रीज़न है, अगर किसी क्षेत्र के अंदर यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहता है तो इसको क्या बोल देंगे? पाकिस्तान। और अगर यहाँ पे हिंदू ज़्यादा रहता है तो इसको क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान। तो लेकिन क्या था, जब डिवीज़न हुआ तो क्या था, कोई सिंगल बेल्ट नहीं था मुस्लिम का। मुस्लिम क्या थे? पश्चिम में भी ज़्यादा में थे और पूरब में भी थे। इसीलिए भाई क्या हुआ, 2 पाकिस्तान बने, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है, ईस्टर्न पाकिस्तान, उसको हम किस नाम जानते हैं आज प्रेजेंट टाइम में? बांग्लादेश के नाम से, ठीक है। क्योंकि वहाँ भी मुस्लिम थे इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पूर्वी पाकिस्तान। और किस आधार पर पड़ा? मैंने तुम्हें क्या बताया? बहुसंख्यक, मेजोरिटी के बेस पे। तो जहाँ भी हिंदू ज़्यादा रहेंगे वो हिंदुस्तान कहलाएगा, जहाँ भी मुस्लिम ज़्यादा रहेंगे वो पाकिस्तान कहलाएगा। तो मुस्लिम भाई 2 जगह पे थे, इसलिए भाई दिक्कत आई। उसके बाद अगर हम बात करें, पहली समस्या क्या आई? पहली बात तो ये आई बेटा, पहली समस्या क्या थी? पहली बात तो ये थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक ना, मतलब ब्रिटिश शासन के अंडर में कोई भी एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर कि मुसलमान बहुसंख्या में ना हो। मतलब हर जगह में क्या थे? वो बहुसंख्या में थे। ऐसे 2 इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा थी, पश्चिम में और एक पूरब में। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्टर्न और ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए, ऐसे देखते हुए फैसला हुआ पाकिस्तान में 2 इस शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अब दूसरी क्या कठिनाई आई? पहला तो ये प्रॉब्लम था विभाजन के कारण। दूसरा क्या था? मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो ऐसा भी नहीं था। मतलब कि हर कोई मुस्लिम, जो मुस्लिम बेल्ट है, जैसे मान लो ये मुस्लिम एरिया है और यहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। कई ऐसी ये भी प्रॉब्लम थी, मतलब चाहते थे ऐसा। सुनो, ये दिक्कत थी भाई।
अब कहते हैं अब्दुल गफ़ार खान पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत निर्वाचित नेता थे और उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप मतलब बोलते हैं फ्रंटियर गांधी किसके नाम से जानते हैं? अब्दुल गफ़ार खान को। किसको? फ्रंटियर गांधी। किसको? सीमांत गांधी किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को नहीं, किसको? अब्दुल गफ़ार खान को, जो क्या थे मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में जाने को बोलते हैं द्विराज सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। वो क्या थे? बिल्कुल ही मतलब उसके सपोर्ट में नहीं थे। उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई, मतलब उनको निगलेक्ट किया गया, उनकी बातों को माना। फिर तीसरी प्रॉब्लम क्या आई बेटा? तीसरी प्रॉब्लम हमारी क्या थी? समस्या और भी विकट हो गई। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुत प्रांत पंजाब, बंगाल और अनेक हिस्से में बहुसंख्यक मुस्लिम, पंजाब में बहुत सारे मुस्लिम थे, जम्मू कश्मीर में भी थे, फिर कहा थे बंगाल में भी थे। तो बोलते हैं ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक मतलब क्या हो गया? बोला गया पंजाब का भी बंटवारा होगा और बंगाल का भी होगा। उसी समय भाई जब ये बात कही गई, उसी समय क्या हो गया? डायरेक्ट नाथूराम गोडसे गए और सीधा उन्होंने गांधी जी को क्या कर दिया? खत्म। जब तुम्हें बांटना ही था तो बांट देते, लेकिन अंदर भारत के अंदर से घुसने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन उन गांधी जी ने बोला हमने स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम किस आधार पे बांट रहे हैं? बहुसंख्यक। अब जहाँ जहाँ पे भाई इंडिया के अंदर हैदराबाद है, हैदराबाद के बाद मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम हैदराबाद को मुसलमान पाकिस्तान घोषित कर दें तो हमारा भारत का मैप क्या बन जाएगा? टूटा फूटा ऐसे बनेगा ना। तो ये सारी चुनौतियाँ थी बेटा विभाजन के समक्ष। क्लियर है ये? विदाउट और ये विभाजन के समय क्या क्या थी? समस्याएं थी। विभाजन की प्रक्रिया मतलब विभाजन कैसे हुआ? 3 तरीके से, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। फिर आते विभाजन का परिणाम मतलब रिजल्ट। जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ? मुस्लिमों ने क्या किया बेटा? विभाजन के टाइम पे देखो ये मंजर है, तुमने देखा ना गदर, इस पिक्चर को देख के गदर मूवी याद आ रही है। मतलब कि मुस्लिम लोगों ने हिंदू के एरिया को रहना छोड़ दिया और हिंदू लोगों ने मुस्लिम के एरिया में रहना छोड़ दिया। कई महिलाओं को अगवा किया गया, उनके साथ शोषण किया गया, उनको जबरन शादी कर ली गई। भगदड़ के कारण बहुत सारे लोग मारे गए, कई लोग अपनी फैमिली से बिछड़ गए। टेबल, कुर्सी, फैन, इन सभी चीज़ों का विभाजन हो गया, टाइपराइटर का। ये क्या है? सारे विभाजन के, ठीक है, क्या है? परिणाम है, कारण नहीं है। कारण हमने पढ़ लिया, ठीक है बेटा। तो आज हमने पढ़ा विभाजन कैसे हुआ, उसके 3 प्रोसेस बताए। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, कोई सिंगल बेल्ट नहीं था, हर जगह पे थे, 2 जगह पे थे। सीले उसका नाम क्या पड़ गया? पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी। फिर दूसरा क्या था भाई? विभाजन करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि कहा जाता है सारे लोग ऐसा, जब जो मुस्लिम में थे वो ज़रूरी नहीं था कि वो सभी पाकिस्तान में जाना चाहते हों। तीसरा बताया मैंने आपको क्या भाई? तीसरा ये था हमारा, हमने क्या बताया तीसरे में? तीसरे में हमने क्या बताया? कई ऐसे बहुसंख्यक जगह और थे जहाँ पर कि पंजाब, बंगाल के अंदर भी होते। तो ये विभाजन की प्रक्रिया है। फिर हमने क्या किया? विभाजन के परिणाम मतलब विभाजन, जैसे आपने पेपर दे दिया उसके बाद क्या रिजल्ट आया वो चीज़, ठीक है। तो विभाजन का जो परिणाम था बहुत दर्दनाक था, ठीक है। लोग वाग भगदड़ के कारण शरणार्थियों की तरह रहने लग गए, मजबूर, बॉर्डर के किनारे। जब सनी देओल जब भाई छूट जाता है तो वो क्या करते हैं? वहीं पे कैंप बना के रहता है ना। तो वैसे बहुत सारे लोग, हिंदू और मुस्लिम लोग, एक दूसरे की सीमा के पास रहने लगने के लिए मजबूर थे, ठीक है। फिर आते हैं हम क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा क्वेश्चन है रजवाड़ों के विलय की समस्या। क्या है? रजवाड़ों के विलय की समस्या। अब ये रजवाड़े होते कौन है? प्रिंसले स्टेट कौन होते हैं? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया? राजा को कुछ प्रायोरिटी दे दी थी, मतलब विशेष अधिकार दिए थे, ठीक है। और इसी वजह से राजा क्या समझते थे? दूसरे को से अपने आप को बिल्कुल अलग समझते थे। जब ब्रिटिश लोग गए यहाँ से तो राजा के साथ भी समस्या आ गई कि अब वो भारत के साथ मिले या पाकिस्तान के साथ। उनको ऑप्शन दिया है, वो स्वतंत्र भारत के साथ भी मिल सकते हैं और स्वतंत्र पाकिस्तान के साथ, क्योंकि दोनों आज़ाद हुआ ना। मोस्ट ऑफ जो रजवाड़े हैं वो किसके साथ मिले? भारत के साथ। उन्होंने भारत के साथ एक पेपर पे साइन किया जिसका नाम क्या दिया बेटा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम दिया गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन,
उसे हम रजवाड़ों के विलय की घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये रहा हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्लियर है? रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। कितनी थी? और इसको विलय करवाने में, मिलाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। एक क्वेश्चन आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही राष्ट्र की एकता को करने में? ठीक है, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते ना तो आज हमारे भारत के 565 टुकड़े हो चुके होते। ठीक है बेटा, तो रजवाड़ों के विलय की समस्या समझ में आ गई। समस्या क्या थी? वो अब किसके साथ मिले? क्योंकि वो ब्रिटिश के अंडर में थे, वो चल गए, तब उनके साथ समस्या आ गई, भाई अब वो किसके साथ? ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक आज तक का यही था। एक क्वेश्चन हमारा और रह गया है, बस वो मैं बता दे रहा हूँ, रुक जाओ। लास्ट देखो, ये हमारे कौन है तुम देखोगे। अब रजवाड़े कौन से फेमस रजवाड़े सुन लो। जूनागढ़, कई ऐसे हमारे रजवाड़े हैं, जैसे ये है निज़ाम, कौन है? और कहाँ के थे ये? HD, हैदराबाद के। भाई इन्होंने सीधा मना कर दिया विलय होने से कि हम विलय। इन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई जिसका नाम क्या था? रजाकार। क्या नाम था? रजाकार। किसे कहते हैं? पैरा मिलिट्री फोर्स ऑफ निज़ाम। और इन्होंने क्या किया? हिंदुओं को बहुत बुरी तरीके से मारा, जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया, उसकी लड़कियों को अगवा कर लिया गया। ठीक है, फिर थे कौन? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये सारे कुछ क्या थे? प्रमुख। मणिपुर, ये मेन क्या थे? रजवाड़े थे। वैसे तो 565 है, लेकिन मैं प्रमुख बता रहा हूँ आपको। मैप में लेबल करने के लिए आएगा, भाई मैप में बताइए ये कहाँ पर है। देखो जूनागढ़ हमारा कहाँ पर है? दिया गया, देखो ब्रिटिश शासन वाले रजवाड़े, ये यहाँ पर क्या है? जूनागढ़ है। ठीक है, ये लिखा भी है, देखो जूनागढ़ ये रहा। ठीक है, जम्मू कश्मीर ऊपर होगा, उधर की साइड है, ऊपर होता है। हाँ, जब भारत और पाकिस्तान क्या था? एक ही था। कितना बड़ा था भारत? हाँ, अब बंटवारा होकर छोटा हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या रजवाड़ों की विलय की समस्या क्लियर है? अब आते हैं, यहाँ पर आता है हमारा क्या? राज्यों का पुनर्गठन। क्या आता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। अब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? चलो हम ये बात करें, सबसे पहले हम जानते हैं चलो क्या है। ठीक है, आखिर स्टेट अब राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? जो क्या करता है? नए राज्य बनाता है। ठीक है, और राज्य के बीच की जो दूरियां हैं उसको कम करता है, बाउंड्री सीमा को तय करता है। इसका गठन कब हुआ? 1953 में। कब हुआ बेटा? 1953 में। और उन्होंने क्या किया? 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग ने, इन्होंने ही बोला था हम राज्य जो बनेंगे वो किस आधार पर बनेंगे? भाषा के आधार पर। किस आधार पर? लेकिन जब इन्होंने भाषा के आधार पर बनाया तो इनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ पैदा हुई। और उस समय पहली बार मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक लिस्ट जारी की। कब? 1956 में। कब? 1956 में। उसके अंदर उन्होंने क्या दिया? 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का, नए राज्यों को बनाना। किस बेस पे? भाषा। लेकिन उन्होंने बाद में भाषा को ना मानकर बहुसंख्यक के आधार पर, किस? संस्कृति के आधार पर, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा संस्कृति को अपनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? नए राज्य बना देंगे। ठीक है, ये काम किसका था? तो इन्होंने 1956 में क्या की? क्या दलील पेश की? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा क्या? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, फिर हमने पढ़ा विभाजन की प्रक्रिया, फिर हमने विभाजन के परिणाम पढ़े, फिर हमने द्वि राष्ट्र सिद्धांत पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? रजवाड़ों के विलय की समस्या, फिर हमने क्या पढ़ा? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, ये इससे बस इतना ही क्वेश्चन आएंगे, इससे और अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ये चैप्टर आपका यहीं भी समाप्त होता है। ठीक है।